प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की जो पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, इस पुस्तक के अध्याय 2 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य सत्य या सही जोड़ी मिलान, इन सब के प्रश्न उत्तर आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए अब हम संघवाद पाठ के संघवाद अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न बहुविकल्पी वाला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष में लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष में लागू किया गया? सन 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ाई की होगी इस पुस्तक की, कि समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो यह विषय है गोद लेना। गोद लेना विषय समवर्ती सूची का में शामिल है, जबकि सिंचाई राज्य सूची का विषय है और बैंकिंग किसका विषय है? बैंकिंग है संघ सूची का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गोद लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। तो भारत ने लोकतंत्र की राह पर जीवन यात्रा जो शुरू की थी वह की थी 1947 से। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत में जो संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें हिंदी के अलावा कुल 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें हिंदी को हम शामिल कर देंगे तो कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हो जाएंगी। यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं, क्या लिखा है? हिंदी के अलावा, यानी हिंदी को छोड़ करके 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है। हमारे देश भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, तो ये बताना है। तो लगभग 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। उनकी मातृभाषा हिंदी है 44% लोगों की। अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब कितने लोगों का चुनाव होता है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और यहाँ पर जो लोकतंत्र के राह पर जो कदम उठाया और इसमें स्थानीय स्वशासन को लेके आए, यानी नगर पंचायत ग्राम पंचायत बनी, तो इनमें करीब लगभग 36 लाख लोगों का चयन होता है, चुनाव होता है। तो भारत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब कितने लोगों का चुनाव होता है? 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या है। आगे देखते हैं, कौन सा देश साथ बनाए रखना यानी कि होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, शब्द लिखा है नहीं है, मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा देश जो साथ बनाए रखने की जो लोग संघवाद बना उसमें साथ बनाए रखने के सिद्धांत पर ऐसा संघ नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो साथ बनाए रखने के हिसाब से ही संघ बने हुए हैं। तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्र साथ आकर संघ बनाने यानी कि कमिंग टुगेदर के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि साथ आकर इन्होंने मिलकर के एक संघ बनाया है, उसके अलग अलग राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया है, साथ आकर के संघ बनाया है। इसका उदाहरण है आपका विकल्प तीसरा कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ऐसे देश हैं जो साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, किस सूची में दर्ज विषयों पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो कौन सी सूची है जिस पर कि संघ और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं? ऐसी सूची को कहते हैं समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां रखी गई हैं। तो भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियां रखी गई हैं,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है पंचायती राज। ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पंचायती राज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारों एवं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो विभिन्न स्तर पर अधिकारों का और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है, किसको होता है? न्यायालय को होता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो आपकी जो NCERT की पुस्तक है उसके अनुसार इसका उत्तर है 1/3 भाग, यानी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो आपने पढ़ा होगा पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी कुछ जानकारी दी है। बेल्जियम में संघीय सरकार है, यानी संघीय शासन व्यवस्था है। वहाँ पर 3 प्रकार की सरकारों का गठन होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? ये आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में जो सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले कब लिए गए? तो ये सन 1992 में, क्योंकि 1992 में जो हमारे स्थानीय स्वशासन हैं, पंचायतें हैं और नगर पंचायत जो बनी हैं, इनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए, संविधान में परिवर्तन किया गया। तो इसका सही उत्तर है सन 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? आपको ये नहीं शब्द जरूर देख लेना है प्रश्न पत्र में, जब कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखे विकल्प हैं इसमें से व्यापार भी राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला प्रश्न है, जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विषय ना राज्य सूची में होते हैं, ना संघ सूची में होते हैं और न समवर्ती सूची, किसी भी विषय में किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसे विषय पहुंच जाते हैं संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के हिस्से में। अगला जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ किस भाषा को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति प्रदान की है? तो हिंदी के साथ साथ कौन सी भाषा का राजकीय कार्यों में प्रयोग होता है? वो है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो संघीय सरकार की विशिष्टता इनमें से क्या है? आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। यह संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। अगला प्रश्न है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए हैं, यानी जोड़े मिलान किए गए हैं। इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं करता, यानी कौन सी जोड़ी सही मेल नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ी किसकी मिलान नहीं हो रही है। सबसे पहले राज्य सरकार राज्य सूची सही है, इसके बाद केंद्र सरकार की संघीय सूची कहलाती, बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य सरकार जिन पर फैसले लेती है, जो विषय केंद्र और राज्य के होते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। जबकि जो डी विकल्प है आपका स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, जबकि अवशिष्ट अधिकार किसके होते हैं? केंद्र एवं राज्य सरकार के होते हैं, इसलिए यह जोड़ा सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यह विकल्प डी सही जोड़ा नहीं है, सही मेल नहीं करता है।
अभी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम अगले चरण में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। सबसे पहले जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरे हुए दिखाई देंगे और कुछ आपको बोल्ड यानी कि कुछ मोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि रिक्त स्थान कहाँ से कैसा पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो आपको याद रख लेना है कि ये प्रश्न रिक्त स्थान में भी आ सकता है या फिर आपको अलग से बहुविकल्पी के तौर पर भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन पर आधारित है। तो आपको याद रख लेना है कि भारत की जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है किस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है, 73वें संविधान संशोधन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। आपको याद रख लेना है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे सरपंच कहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है? यानी रिक्त स्थान में पूछा जाए तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भर देना है उच्चतम न्यायालय को, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। संविधान का रखवाला उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार राज्य सरकार के मुकाबले शक्तिशाली है। यानी यदि आपको इस प्रकार से कोई रिक्त स्थान आता है तो आपको इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है राज्य सरकार, क्योंकि संघीय सरकार किसके मुकाबले शक्तिशाली है? राज्य सरकार के मुकाबले शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है, चूंकि अमेरिका साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को रिक्त स्थान अधिकार दिए गए हैं। तो सभी इकाइयों को वहाँ पर कैसे अधिकार हैं? समान अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का रिक्त स्थान घोषित किया, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? संघ घोषित किया। यानी भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका, यानी यहाँ अगर रिक्त स्थान आता तो हमें लिखना है इसमें न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप देख सकते हैं क्या प्रश्न बन सकता है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में रिक्त स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। यानी आपको ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो भाषाओं की संख्या पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कितनी भाषाओं को अनुसूची में रखा है? 22 भाषाओं को। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? पंचायत समिति का गठन होता है। यह पंचायत समिति आपकी NCERT की पुस्तक में दी है, इसको उत्तर आपको याद रखना है पंचायत समिति। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उसका नाम है जनपद पंचायत। क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत। तो आपको पंचायत समिति याद रख लेना है। आप समझने के लिए जनपद पंचायत भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम जो उपयोग करते हैं शब्द वह है जनपद पंचायत। बाकी आपकी पुस्तक में जो उत्तर दिया है वह लिखा है पंचायत समिति। अगला प्रश्न है इसमें, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा रिक्त स्थान को लेकर हुई। तो यहाँ पर आ जाएगा भाषा नीति। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की जो दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई, यह आपके अध्याय 2 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जो सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को कमजोर बनाया गया है। कथन को समझ लीजिए, यहाँ बताया है राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को कमजोर बनाया। तो यहाँ पर केंद्र सरकार कमजोर नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार शक्तिशाली है। इस कारण से यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन है सत्य है।
क्योंकि न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यह कथन सत्य है, क्योंकि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा मिला है। इस कारण से यह कथन सत्य है। कोई भी भाषा हमारे यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों में साथ रहना और चलना संभव नहीं हो पाता है। यह हमें बताना है, यह सत्य है कि असत्य है। तो बच्चों, यह कथन असत्य है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इकाइयों का साथ रहना और चलना संभव रहता है। बहुत अच्छे से सरकार चलती रहती है। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो यह हमारा कथन असत्य है, क्योंकि कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए का। तो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर सही जोड़ी मिलाने के लिए उनके सामने सही जोड़ी मिला दी है, सही जोड़ी बना दी है। आपको बस समझ लेना है कि अगर इस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप सही जोड़ी किससे कैसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था किस देश में अपनाई गई? बेल्जियम में। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ अपनाई गई? श्रीलंका में। और संघ सूची का विषय कौन सा है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को संघ सूची का विषय में है, शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में मजदूर संघ बनाना, स्थानीय शासन, नगर निगम से जोड़ी मिलेगी। इस प्रकार से आप ये जोड़ी मिला सकते हैं। आगे और भी प्रश्न हैं, जैसे संघीय सूची। संघीय सूची में आपको संचार याद रख लेना है, क्योंकि ये संघीय सूची का विषय है। राज्य सूची में कृषि आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। नगर निगम का जो बड़ा पदाधिकारी होता है उसे मेयर या महापौर कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं संघ सूची में, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? ये कब उठाया गया? सन 1992 में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पदनाम क्या है? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान या सरपंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? तो यहाँ पर नगर निगम। नगर निगम स्थानीय संस्था का जो प्रमुख है वो नगर प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? तो लगभग 36 लाख लोगों का चयन होता है। अगला प्रश्न, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करती हैं, तो उस शासन व्यवस्था को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न, संघ सूची के अंतर्गत रखे गए किन्हीं 3 विषयों के नाम बताइए। तो संघ सूची में रखे गए 3 विषय कौन से लिख सकते हैं आप? रेलवे, संचार, रक्षा, बैंकिंग इत्यादि। अगला प्रश्न, भारत को वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? तो यहाँ पर भारत की जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है, जो संवैधानिक संशोधन है, वह किस पर आधारित है? वह 73वां संविधान संशोधन पर आधारित है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई है। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें वे विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में नहीं शामिल नहीं हो पाए, वो क्या कहलाते हैं? तो इसको आपको याद रखना, ऐसी सूची होती अविशिष्ट सूची। विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, क्योंकि ये वे विषय रखे गए हैं जिसमें तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। ना तो वो संघ सूची में शामिल हैं, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। ऐसी सूची को हम कहते हैं अविशिष्ट सूची, और जिस पर कानून बनाने का जो पावर है, शक्ति है, वह केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले
कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो प्रतिरक्षा और विदेशी मामले शामिल रहते हैं संघ सूची में। अगला प्रश्न, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? तो पूरे देश के लिए बनने वाली जो सरकार होती है उसे कहते हैं केंद्र सरकार। अंतिम इसमें प्रश्न है कि भारत किस से भरा हुआ देश है? तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में विविधताएं बहुत हैं, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से 50 से भी अधिक प्रश्नों की तैयारी करवाई है। आपने यदि इस वीडियो को देख लिया है तो निश्चित रूप से यदि आप इस अध्याय से, इस इकाई से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उनके उत्तर को सही हल करके आ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।